सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है, बी प्रोग्राम के स्टूडेंट या बी ऑनर्स के स्टूडेंट, तो जिस भी स्टूडेंट ने बीएससी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर ले रखा है, यानी जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम है मई जून में और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा इसका, तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में आपको क्या कराया जाएगा, जितने भी आपके अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी विद आंसर के साथ कराया जाएगा। मीन्स आपको ये नहीं है कि सिर्फ एक ही यूनिट से कराया जाएगा, इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मतलब आपके जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी सिलेबस में कंटेंट है, वो सारे कंटेंट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है। तो इससे बाहर गारंटी है कि कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ओनली आप अगर ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से और पूरी वीडियो अगर देख लेते हो और नोट्स को पढ़ लेते हो, तो फिर आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, स्कोर आप बहुत अच्छे करोगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो या फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और ओनली 50 रुपीज़ में हिंदी मीडियम में भी सेम यही पीडीएफ और हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप ओनली 50 रुपीज़ में खरीद सकते हो, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, तो ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रोमा जैसवाल 8750, ठीक है ना। मैं इतनी आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो आप इतना तो कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले यूनिट वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, वो सारे मैं करवा रही हूँ आपको। तो मतलब आपका यूनिट कवर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है कि सावरकर और भारतीय इतिहास लेखन। तो सावरकर का भारतीय इतिहास लेखन कि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो इससे देखते हैं हम कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले बनता है, ठीक है ना। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सावरकर के इतिहास लेखन की विशेषताएं और उसके राष्ट्रीय पर आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। यानी सावरकर का इतिहास लेखन की क्या विशेषताएं थी, उसने राष्ट्रवाद पे क्या लिखा, क्या आधारित दृष्टिकोण, किस आधारित दृष्टिकोण पे लिखा, वो आपको बताना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो पूछेगा कि सावरकर ने भारतीय इतिहास की व्याख्या किस दृष्टिकोण से की है। तो इतिहास या इतिहास लेखन आए ना, तो यही वाला क्वेश्चन होगा, समझ जाइएगा। बाकी सावरकर पे तो आपको पूरा मतलब जितने क्वेश्चन है वो सब तो आएगा ही, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट उसी का नाम सावरकर है। तो सावरकर को नहीं देखना, सावरकर तो आपके पूरे में आना ही है नाम। तो इससे आपको आंसर नहीं पहचानना। आपको आंसर कैसे पहचानना है, ये वाला देखना है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर जो मैं करा रही हूँ अगर यही वाला आंसर होगा, तो इतिहास या इतिहास लेखन लिखा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हम आंसर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें आंसर कभी भी स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होता है और खत्म निष्कर्ष पे करना होता है। सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप कि भारत के आधुनिक इतिहास लेखन की में विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम वीडी सावरकर कहते हैं, उसका स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें जो सावरकर है उसका जो स्थान है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे इतिहास में, ठीक है, मॉडर्न इतिहास में। वे न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और क्रांतिकारी थे। मतलब इससे क्या पता लग रहा है, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, अम्बेडकर जैसे थे। ये क्या थे, सावरकर जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और क्रांतिकारी भी थे, बल्कि एक प्रभावशाली विचारक भी थे साथ ही साथ, और लेखक भी थे और इतिहासकार भी थे। मतलब सावरकर क्या क्या चीज थे, सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, विचारक थे, लेखक थे और इतिहासकार थे। तो सावरकर इतिहासकार थे, तो वो इतिहासकार तो लिखते ही है इतिहास के बारे में, इतिहास लेखन। तो सावरकर का इतिहास लेखन मुख्यतः राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से प्रेरित करता है। मतलब राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगाने का काम करता है। उनका उद्देश्य था कि इतिहास के माध्यम से भारतीयों में क्या जगाया जाए, राष्ट्र प्रेम जगाया जाए, स्वाभिमान जगाया जाए और संघर्ष की भावना जागृत की जाए। क्यों, क्योंकि उस समय क्या था, जिस समय सावरकर जी थे उस समय समाज में क्या था, ब्रिटिश रूल वगैरह थे, ठीक है। तो उनका इतिहास बोध औपनिवेशिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग था, भिन्न था। वे भारतीय इतिहास को अपमानजनक गुलामी की कहानी नहीं बताते थे, बल्कि एक सतत संघर्ष और पुनर्जागरण के प्रयास के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो अगर हम सावरकर के इतिहास लेखन पढ़ते हैं ना, तो हम जब किसी और का इतिहास लेखन पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसमें इतने सारे वो बता रखे होते हैं कि दिल्ली सल्तनत आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, ये कट्टरता थी, ये वो थी, ठीक है ना। पर इस दृष्टिकोण से इतिहास लेखन नहीं लिखते। ये इतिहास लेखन भारत की गौरवशीलता,
पुनर्जागरण, भारत की सभ्यता, इन सबको लेके दृष्टिकोण से इतिहास देखते हैं। तो इतिहास लेखन का तरीका इनका अलग था, ठीक है ना? समझे ना इंट्रोडक्शन इनका? सावरकर के इतिहास लेखन की विशेषताएं क्या थी उसको जानते हैं, ठीक है? तो पहली विशेषता थी कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। सावरकर का इतिहास लेखन पूरी तरह से राष्ट्रवादी था और वे इतिहास को केवल घटना का क्रम नहीं मानते थे, बल्कि उसे राष्ट्रीय चेतना, आत्मगौरव जगाने के माध्यम मानते थे। उनके अनुसार इतिहास का उद्देश्य ये मतलब बताना था कि भारत ने कैसे विदेशी आक्रामकता से जूझते हुए भी अपनी संस्कृति की अस्मिता को जीवित रखा है। मतलब आज भी जो भारत की संस्कृति है वो जीवित रही है, जबकि इतने संस्कृति के लोग ने भारत पे कब्जा किया, इतने साल राज किया, उसके बाद भी, ठीक है ना? तो उदाहरण के तौर पे उनकी जो प्रसिद्ध कृति है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उन्होंने उसमें 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ठीक है? जबकि ब्रिटिश इतिहासकार उसे सिपाही का विद्रोह या बगावत कहते हैं, ठीक है ना? तो देख सकते हो कि अदर की अगर हम दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो हमारे इतिहास को कैसे नज़रिए से देखते हैं, और सावरकर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो किस नज़रिए से हमारे इतिहास को देखते हैं, ठीक है ना? तो दूसरी क्या विशेषता थी कि वीरता और बलिदान का महिमा मंडल हमें देखने को मिलता है अगर हम इतिहास लेखन पढ़ते हैं सावरकर का। तो सावरकर ने अपने इतिहास में वीरता को, साहस को और बलिदान के आदर्शों को प्रमुखता दी है। मतलब ज़्यादा देखने को मिलता है इनकी, अगर हम जो हिस्टोग्राफी देखते हैं, ठीक है? तो उनके लेखन में भारतीय योद्धाओं को महान नायक के रूप में बताया गया है, जो मातृभूमि के लिए क्या करते हैं, रक्षा के लिए क्या करते हैं, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहते हैं, ठीक है ना? उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं तो इसके इतिहास में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, इन व्यक्तियों का महामंडल करा गया है कि मतलब इन लोगों ने कैसे अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, ठीक है? तीसरी विशेषता क्या मिलती है देखने को कि हिंदुत्व और संस्कृति का अस्मिता का केंद्र स्थान है। मतलब केंद्र में रखा गया है हिंदुत्व को और भारत की संस्कृति को इतिहास लेखन में सावरकर के, ठीक है? तो सावरकर ने इतिहास में हिंदुत्व और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया है और उनका मानना था कि भारतीय राष्ट्र की आत्मा उसकी प्राचीन सभ्यता ही है, उसकी संस्कृति और उसके धर्म में निहित है। इसलिए वो भारत की संस्कृति को ज़्यादा महत्व देते हैं अपने इतिहास लेखन में। तो उदाहरण के तौर पे बताऊं, व्याख्या तो उनके अनुसार हिंदू शब्द जो है वो केवल एक धार्मिक पहचान नहीं है। मतलब हिंदू से ये मत समझिएगा कि इतिहास सावरकर ने हिंदुओं के बारे में लिखा है। हिंदू एक शब्द है जो कि उन्होंने किसी धर्म के लिए नहीं मतलब केंद्र में रखा है। उन्होंने एक भारत के लोग, भारत की संस्कृति के आधार पे हिंदू शब्द का उपयोग करते हुए एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान दिया है, ठीक है ना? कि सबसे हमारी पुरानी प्राचीन सभ्यता है ये, ठीक है? चौथी क्या विशेषता देखने को मिलती है हमें सावरकर के इतिहास लेखन में? तो उपेक्षित इतिहास का पुनरुत्थान देखने को मिलता है। मतलब सावरकर ने ऐसे विषयों को और व्यक्तित्वों को प्रमुखता दी है जिन्हें औपनिवेशिक इतिहासकारों ने उपेक्षित किया है। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो हमारे देश में मतलब महान महान कार्य किया, देश के लिए लड़ा, देश के लिए कार्य किया, उन सभी के बलिदान को और उन्हीं सभी के मतलब जितने भी मतलब यादें हैं उन सबको जो औपनिवेशिक इतिहासकार थे, जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने नहीं लिखा अपने इतिहास लेखन में। तो हम कैसे जानेंगे हमारे भारत के इतिहास के बारे में? तो उस जिसको उपेक्षा की गई, मतलब जिसको नहीं लिखा गया ना, उस चीज़ को भी ढूंढ ढूंढ के सावरकर ने अपने इतिहास लेखन में लिखा है, ठीक है ना? उन्होंने ऐसे वीरों के संघर्ष को उजागर किया है जो इतिहास के हाशिए पर छोड़ दिए गए थे, ठीक है ना? मतलब उनको भूल ही गए थे हम कि ऐसे भी कोई हमारे स्वतंत्रता सेनानी या अदर लोग थे, बट उसको सावरकर ने अपने पुस्तक में लिखा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो 1857 के संग्राम में देश में कोने कोने में हुई जो स्थानीय क्रांति थी, उन्होंने उसको विस्तार से लिखा है, ठीक है? पर अगर अंग्रेजी इतिहासकार के नज़रिए से पढ़ते हैं तो उन्होंने इन सब चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है, ठीक है ना? तो जिस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया है उस चीज़ को सावरकर ने लिखा है, ठीक है ना? पांचवी क्या विशेषता है इतिहास लेखन की सावरकर की? कि प्रेरणादायक भाषा और शैली का इन्होंने अपने इतिहास लेखन में उपयोग किया है। यानी सावरकर की लेखन शैली ओजस्वी है, प्रेरणादायक है और उग्र राष्ट्रवादी से ओतप्रोत है। मतलब थोड़ी राष्ट्रवादी टाइप की है, ठीक है? उनके शब्दों में गहन भावनात्मकता देखने को मिलती है। जोशीला मतलब इतिहासकार लिखा है जो पाठकों के हृदय में क्या कर दे, पढ़ने से राष्ट्र प्रेम को जागृत कर दे, ठीक है ना? उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब हम पढ़ते हैं ये बुक, तो हमें हमें दिखते हैं ना कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एकता तौर पे मतलब वो कर रहे थे, विद्रोह में शामिल हो रहे थे। तो ये सब देख के हमें राष्ट्र चेतना जागती है ना भाई, इतने सारे लोग हमारे
एक साथ मिलके कार्य कर रहे थे, एक साथ मिलके स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, तो हमारे में राष्ट्रीय भावना आती है। तो राष्ट्रीय भावना ये हम इस इन्हीं की बुक से पढ़ते हैं, तो इनकी बुक ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम जब भी हम पढ़ते हैं 1857 आती है ना राष्ट्रीय भावना, तो इन्हीं की तो देन है। तो वर्णनात्मक अंदाज से इन्होंने उस चीज को लिखा है, ठीक है ना। तो इनकी विशेषता है इतिहास लेखन की, ठीक है ना। सो सावरकर के इतिहास लेखन की विशेषता हमने जान ली। अब जानते हैं सावरकर की राष्ट्रीयता पर आधारित दृष्टिकोण क्या थी, क्या वो राष्ट्रवाद को सोचते थे। तो भारत को एक सजीव राष्ट्र के रूप में उन्होंने देखा है, ठीक है ना। सावरकर ने भारत को केवल भौगोलिक इकाई नहीं माना है कि वो एक सीमा का क्षेत्र है, उसको हम भारत कहते हैं, नहीं, बल्कि उन्होंने एक सजीव राष्ट्र के रूप में देखा है कि एक जिंदा राष्ट्र है जिसकी आत्मा क्या है, उसकी संस्कृति है, उसकी परंपरा है और उसकी ऐतिहासिक जो स्मृतियां है वही क्या है, भारत की आत्मा है, ठीक है ना। उनके अनुसार राष्ट्र को कोई कृत्रिम अवधारणा नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई बताया गया है भारत को, ठीक है। तो मतलब राष्ट्रवाद की बहुत ज्यादा झलक मिलती है इनके राष्ट्रवाद में, ठीक है। तो राष्ट्र उदाहरण के तौर पे वे लिखते हैं कि सिंधु से समुद्र तक फैली भूमि एक पवित्र राष्ट्र भूमि है और उसे निवासी एक राष्ट्र के अंग है। तो मतलब राष्ट्रवाद को इस तरह से व्याख्या करना, आप सोच ही सकते हो क्या उनकी सोच थी। तो दूसरा क्या है कि उन्होंने हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद पे जोर दिया था, ठीक है ना। मैंने ऊपर में बताया था हिंदुत्व यानी एक हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुत्व को उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति को कहा है, ठीक है ना। तो सावरकर ने हिंदुत्व को राष्ट्रीयता की आधारशिला माना। उनके अनुसार वे सभी जो भारत को अपनी मातृभूमि या पितृभूमि मानते हैं, फादरलैंड, ठीक है, तो पुण्य भूमि हॉलैंड मानते हैं, वे हिंदू और भारत उनका राष्ट्र है। मतलब उन्होंने हिंदू किसे बोला, हिंदू उन सबको बोला जिनकी पितृभूमि कौन है, भारत, भारत से है, ठीक है। मतलब उन्होंने हिंदुत्व का इस्तेमाल किसी धर्म के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो भी भारत के नागरिक है, जिन्होंने जिनके फादर भारत से हैं, ठीक है ना, वो सभी क्या है, वो सभी भारतीय हैं, ठीक है ना। तो ये बोला है उन्होंने। टिप्पणी, ये परिभाषा धार्मिक आधार पर नहीं थी बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान पर आधारित थी। चाहे उसमें अगर मुस्लिम लोग भी आए, ईसाई लोग भी आए, जिनके फादर्स जो है वो भारत से ही थे, तो वो भी क्या है, एक हिंदुत्व है, ठीक है ना। क्योंकि हिंदुत्व एक धर्म नहीं है, ठीक है ना, ये एक विचारधारा है, ठीक है। बाकी धर्म तो सनातन है, ठीक है, वो जो अलग वाला होता है। तो क्या है, तीसरी कि स्वतंत्रता संघर्ष को एक राष्ट्रीय धर्म बनाना, ठीक है। यानी सावरकर के विचार में स्वतंत्रता प्राप्त करना केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं है। वो नहीं कहते थे कि मतलब राजनीति से छुटकारा हो जाए, मतलब अंग्रेज का छुटकारा हो जाए भारत से और हम आजाद हो जाए, मतलब राजनीतिक आजादी को ही वो सिर्फ स्वतंत्रता नहीं मानते थे, बल्कि प्रत्येक भारतीय का धार्मिक कर्तव्य था। उनके लिए आजादी एक पवित्र साधन थी, ठीक, साधना थी। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता उनके लिए एकमात्र राजनीतिक मुक्ति नहीं थी बल्कि राष्ट्र की आत्मा की पुनरुत्थान था कि आज़ादी से सिर्फ हमारी राजनीतिक आज़ादी नहीं होगी बल्कि क्या है, हमारी आत्मा आज़ाद होगी, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो चौथी क्या थी कि विदेशी आक्रमणताओं के प्रति विरोध करा था उन्होंने, ठीक है ना। तो सावरकर ने विदेशी आक्रमणों को भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्तित्व पर संकट के रूप में देखा है। उन्होंने मुगलों को और अंग्रेजों को दोनों को आक्रता की संज्ञा दी है और उनके विरुद्ध संघर्ष को धर्मयुद्ध जैसा जो सम्मानजनक स्थान दिया है, ठीक है ना। मतलब जब भारतीय लोगों ने मुगलों से और अंग्रेजों से लड़ा, जिसने भी उनको सम्मानजनक धर्म युद्ध कहा गया है हर उस युद्ध को, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे मंदिर तोड़े गए थे, बहुत सारी संस्था तोड़ी गई थी, भारत की संस्कृति को हाश किया गया था। क्योंकि जब आए थे, जब शुरू में, तो इसको पता है हिंदू मुस्लिम के तौर पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मुगल को अगर मुस्लिम के नजरिए से देखोगे तो बिल्कुल गलत होगा हर व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना। तो मुगल एक क्या थी, एक लोग थे जो आए थे, ठीक है ना। बाकी जो मुस्लिम है वो तो हमारे भारत के हैं ना, वो तो उनके फादर्स भी क्या है, भारत के हुए। जब मुगलों के बहुत सारे मतलब बाद में जाके उन्होंने हिंदू से शादी की थी, हिंदू महिलाओं से, क्योंकि आए तो बहुत सारे, इन्होंने बहुत सारी लूट मार भी करी थी, शादी वगैरह भी करी थी, कुछ बस गए थे, तो वो यहाँ के निवासी जो बन गए थे ना, उनके जो बच्चे हैं वो आज के हमारे भारतीय मुसलमान हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे हिंदुस्तानी हिंदुत्व ही है। बट ये जो मुगल की बात होती है, ये बाहर विदेश में पैदा हुए थे, और विदेश में पैदा हुए जो फर्स्ट वंशज था ना इनका आया था, उनकी बात करते हैं ये, ठीक है ना। तो उससे अगर हमारे भारतीय लोग लड़ रहे थे तो उसको कहा गया है हर एक युद्ध को धर्म युद्ध, ठीक है ना। अंग्रेजों के टाइम पे अगर किसी मुस्लिम ने भी अंग्रेज से लड़ा है ना, तो उसको भी सावरकर ने धर्म युद्ध कहा है, ठीक है ना। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ हिंदू से अगर या अंग्रेज लड़ रहा था, हिंदू या सिर्फ मुगल से लड़ रहा था तो उसको धर्म युद्ध कहा गया है, ऐसा नहीं है। मुगल जो आए थे वो भी मुसलमान से लड़े थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत था बैठा उस समय जब मुगल आए थे। बात याद रखिए, ये बात बहुत नोटिस करने वाली बात है। जब मुगल आया था उससे पहले कौन था, वो भी मुस्लिम ही तो थे ना, जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे। तो मुगलों ने दिल्ली सल्तनत से लड़ा, यानी एक मुस्लिम से ही लड़ा था, ठीक है ना, मुस्लिम से ही लड़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये सिर्फ हिंदू
की बात कर रहा है कि हिंदू मुगलों से लड़ी या हिंदू अंग्रेजों से लड़ी तो उसको धर्म युद्ध कह रहा है। वो हर प्रत्येक भारतीयों की बात कर रहा है जो भारत में रहते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। उन्होंने अगर मुगलों से या अंग्रेजों से जो फर्स्ट वंशज आए थे ना, उनके जो बाहर में पैदा होके उनके खिलाफ लड़ा है, तो उसको धर्म युद्ध कहा है, ठीक है ना। ये बात नोट रखिएगा। पांचवा क्या है कि भारतीय एकता पर बल दिया है सावरकर ने, ठीक है। सावरकर ने, हालांकि सावरकर ने हिंदू के पक्षधर थे, ठीक है ना, परंतु वे भारत की क्षेत्रीय भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को भी एक राष्ट्रीय एकता के रूप सूत्र में रोने के पक्षधर में थे। उनके अनुसार भारत का बहुलवादी स्वरूप उसकी ताकत है, मतलब वो भारत की विविधता को भारत की ताकत मानते थे। वो ऐसा जोर नहीं देते थे कि मतलब एक चीज को मतलब भारत की वो बना दो, भाषा बना दो, किसी को बना दो, ठीक है ना। वो कहते थे कि जितनी भाषा है, जितने लोग हैं, जितना कल्चर है, उतना अच्छा ही भारत की मजबूतता है, मतलब ताकत है, ठीक है ना। तो सावरकर के इतिहास को हमने जान लिया। अब सावरकर के इतिहास की कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, तो आलोचना भी हमें देखिए हर चीज की एक आलोचना होती है। कोई भी कितना अच्छा व्यक्ति हो, कोई भी कितना खराब व्यक्ति हो, आलोचना हमें सबकी करनी पड़ती है, क्योंकि आलोचना बहुत जरूरी होती है करना, ठीक है ना। तो आलोचना तो होती है, सबकी होती है, ठीक है। तो आलोचना भी इसको जानते हैं हम, ठीक है। तो इतिहासकार ने सावरकर के दृष्टिकोण की भी आलोचना की है। बहुत सारे इतिहासकार हैं, सबका नजरिया अलग होता है। तो आरोप पहला देखते हैं कि इतिहासकार में पहली आलोचना क्या की गई है। कहा गया है कि वे अति राष्ट्रवादी थे, वो कुछ ज्यादा ही राष्ट्रवाद की बात करते थे, जिससे उनके इतिहास में तथ्यात्मक संतुलन कम हो गया है। मतलब तथ्य की बात कम करते हैं, ज्यादा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मतलब आजादी स्वतंत्रता इन सब की, ठीक है। तो ये एक हो गया, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट। दूसरा क्या हो गया, दूसरा आरोप है कि उनका इतिहास लेखन एक सांस्कृतिक और धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, जो समावेशी भारतीय से भिन्न है, ठीक है। तो ये बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि सांस्कृतिक धार्मिकता को बढ़ावा देते हैं, मतलब भारत की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, धार्मिकता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना, जो कि भारत में जो अलग अलग विविधता के लोग हैं उसके लिए नुकसान है, ठीक है। ऐसा ये इस आरोप का मानना है। पर इससे पहले मैंने अगर आपको ये वाला पॉइंट बताया कि एकता पे बल देते हैं, तो ये वाला पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली ही रॉन्ग हो जाता है वैसे, ठीक है ना। ठीक है। तो तीसरा क्या है कि उनके इतिहास में कभी कभी नायक और खलनायक का विभाजन बहुत स्पष्ट हो जाता है और आधुनिक लेखन की निष्पक्षता से भिन्न है, ठीक है ना। कि मतलब जो भी उनके में मतलब उन्होंने बताया नायक कौन है, मतलब नायक समझते हो ना, हीरो कौन है, खलनायक कौन है, मतलब युद्ध में। तो हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद सावरकर का इतिहास लेखन भारतीय राष्ट्रीय विमर्श का एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगी, सावरकर के इतिहास लेखन के बारे में आए तो सावरकर का इतिहास लेखन उनके गहन राष्ट्र प्रेम को दिखाता है, संस्कृति चेतना को दिखाता है और स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति उनका अटूट समर्पण दिखाता है, ठीक है ना। उन्होंने इतिहास को केवल अतीत का विश्लेषण ना मानकर भविष्य निर्माण का उपकरण माना। ऐसा नहीं है कि इतिहास मतलब सिर्फ हमें अपने बीते हुए समय का अध्ययन करना है, बल्कि इन्होंने इतिहास को माना है कि हमारे आने वाला भविष्य भी हमारा इतिहास है, ठीक है। उनके लिए इतिहास एक प्रेरणा स्रोत था जो हमें सिखाता है कि भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक अस्मिता और गर्व करना चाहिए अपनी संस्कृति पे, और उन्हें स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करता है, ठीक है ना। क्योंकि उस समय क्या है, सब लोग दूसरी संस्कृति को अडॉप्ट करने में लगे हुए थे क्योंकि अंग्रेज आ गए थे, ठीक है। यद्यपि उनके दृष्टिकोण में कुछ सीमाएं भी थी, परंतु उनका कहना था कि अनुचित ना होगा कि भारतीय इतिहास बोध को औपनिवेशिक जंजीरों से मुक्त करने और राष्ट्रवाद की चेतना से ओतप्रोत करने में सावरकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मतलब जब हम इतिहासकार पढ़ते हैं किसका, सावरकर का, तो हम ये देखते हैं कि औपनिवेशिक तौर पे जो भारत का इतिहास लिखा गया है, जिसमें भारत को सिर्फ बेकार बेकार बताया गया, उस चीज को हम नकारते हैं और हम अपनी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय गौरव को उजागर करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हो, ठीक है ना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करते चलेगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सावरकर द्वारा जो 1857 का संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम, उसकी व्याख्या का विश्लेषण की थी उन्होंने। ये पुस्तक लिखी है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जो हम ये लाइन भी पढ़ते हैं तो यूनिक की बुक की लाइन है, जो हम अगर कभी भी हम 1870 का रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो उन्होंने लिखा है, वो उसमें क्या लिखा है, उसमें मतलब उसको विश्लेषण करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि ऐसे कि सावरकर और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ इतिहास के उपयोगों पर चर्चा कीजिए। क्योंकि हम स्वतंत्रता संग्राम किसके बीच देखते हैं, सावरकर ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जो भारतीय लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम किया था उस वही तो था। तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है एक ही, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर को इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कई संघर्षों से है, कई आंदोलनों और कई बलिदानों का इतिहास है, ठीक है, भारतीय इतिहास। तो 1857 का विद्रोह इनमें पहला और सबसे शक्तिशाली विद्रोह माना जाता है, जिसमें भारत के हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर तबके के लोग मिल के आते हैं अपनी अपनी इच्छा अनुसार और इसमें भागीदारी देते हैं, ठीक है ना।
यद्यपि अंग्रेजों ने इसे एक सिपाही विद्रोह करार दिया है। जो अंग्रेज के इतिहास लेखन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम है ना 1857 की क्रांति का, उसको सिपाही विद्रोह कहा गया है। पर सावरकर ने इसे क्या कहा है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है ना, तो भारतीय विचारकों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है और अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा है। तो देख सकते हैं कितना डिफरेंट है, एक ही चीज को दो नजरिए से देख रहे हैं हम। तो इस संघर्ष की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली जो व्याख्या है वो किसने की है, विनायक दामोदर सावरकर ने की है। ठीक है ना, तो उनकी पुस्तक का नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। कितनी इजी नाम है, आप आराम से याद रख लोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन भी आएगा तो यही बुक इससे आएगा। ठीक है, इस विद्रोह को भारतीय राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखा जाता है और स्वतंत्रता के लिए एक संगठित प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया है सावरकर ने इसमें, कि इसमें दिखाया है कि भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, हर जाति के लोग क्या कर रहे हैं, मिल के एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना पैदा की है। ठीक है ना, ये सावरकर ने दिखाया है इस बुक में। ठीक है, तो ये अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाने 1857 के विद्रोह का, तो जानते हैं सबसे पहले तो 1857 का विद्रोह जो है वो कई कारणों से हुआ था, फूटा था। ठीक है, क्यों हुआ था वो आप सबको पता भी होगा, आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीतियों के खिलाफ, मतलब सबका रीजन अलग अलग था। जितने लोग शामिल थे स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के, तो उसमें सबका मुद्दा अलग अलग था, पर मुद्दे तो थे ना। तो पहला मुद्दा तो आर्थिक शोषण था, जिसमें शिकारी, वो किसान लोग आ जाते हैं जिन पे बंदोबस्त, रतवाड़ी, अलग अलग कर प्रणाली लगा दी गई थी। ठीक है ना, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप, जैसे कि सती प्रथा बंद करवा रही थी अंग्रेज, विधवा पुनर्विवाह बंद करवा दी थी, और जो वो तो बंदूक वाला केस हुआ था, कारतूस वाला, सैनिक असंतोष। ठीक है, शुगर की चर्बी, जैसे मुसलमान को शुगर से मतलब उनके धर्म के अनुसार गलत होता है, और हिंदू के अनुसार जैसे कि गाय की चर्बी मतलब नहीं खाई जाती कोई भी मांस, तो दोनों के धर्म पे क्या कर रहे थे, आहत हो रहा था। और सामंती वर्ग के अधिकारों का क्षरण। तो ये सारे कारण थे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप ये तो कारण लिख दोगे। ठीक है, आपको इतना लिखना नहीं है क्योंकि हिस्ट्री नहीं है आपका। ठीक है ना, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये तो मैंने आपको बताया कारण। ठीक है ना, तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। तो यह विद्रोह केवल सैनिक तक सीमित नहीं रहा। ठीक है ना, तो अगर हम, जब हम देख रहे हैं ना कि हमने ऊपर देखा इंट्रोडक्शन में कि जो अंग्रेज है उसने क्या कहा है 1857 की क्रांति को, कि एक सिपाही विद्रोह था। ठीक है ना, पर हम जब हम ये कारण देखते हैं 1857 की क्रांति का, तो आप बताओ कि सैनिक कारण था, ये सैनिक विद्रोह कह सकते हो? तो सैनिक विद्रोह तो सिर्फ यही वाला कारण होगा ना, कि सैनिकों ने करा है, और इसमें तो ये भी कारण था, ये भी कारण था, ये भी कारण था, और ये भी कारण था। तो क्या ये सैनिक विद्रोह था? नहीं ना। तो ये सावरकर की बात सही है कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक कारण नहीं था जो इसको सैनिक आंदोलन सिर्फ कहोगे। तो सावरकर की पुस्तक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो उसका हम परिचय जानते हैं कि वो बुक क्या है, कब लिखी, क्या है इसमें। तो जो सावरकर है उसने 1909 में अपनी क्रांतिकारी पुस्तक लिखी थी। इसको क्रांतिकारी पुस्तक क्यों कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर 1857 को प्रस्तुत किया है इसमें। ठीक है ना, तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बुक का नाम है, ये लिखी थी 1909 में। यह पुस्तक भारतीय इतिहास लेखन में एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हुई, जिसने भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। उस समय ब्रिटिश राज के अंतर्गत इस प्रकार का राष्ट्रवादी लेखन प्रतिबंध था। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या करा था, सेंसरशिप लगा दी थी प्रेस पे, मीडिया पे, और कोई भी ऐसा इतिहास नहीं लिख सकता था जो अंग्रेजों के खिलाफ हो, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पैदा करे। पर फिर भी अंग्रेजों के अंतर्गत रहते ही रहते सावरकर ने बिना डरे क्या करा, इस लेखन को लिखा। जबकि इस समय प्रतिबंध था, ऐसे लेखन नहीं लिख सकते अंग्रेजों के खिलाफ जिसमें बात की गई हो, पर उन्होंने लिखा इसको, जिसको स्वतंत्रता संग्राम का एक मतलब कोट दिया गया। तो इसलिए इस पुस्तक को छुपाकर प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और विदेशों में लंदन और पेरिस में भी इसको वितरण किया गया था। तो ऐसे इस बुक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस पुस्तक का मूल उद्देश्य क्या था, क्यों सावरकर ने ये पुस्तक लिखा था? तो उसका उद्देश्य था कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाना। क्योंकि 1857 के विद्रोह को अगर आप सिपाही विद्रोह कहोगे तो अच्छा नहीं होगा, ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसके इतने कारण थे। धार्मिक हस्तक्षेप आपने देखा वो था, ठीक है ना, और आर्थिक भी था, तो राजनीतिक भी था, तो बहुत सारे कारण थे। तो उसको एक कारण देना कि सिर्फ ये सैनिक विद्रोह था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय चेतना कैसे बढ़ेगी लोगों में? तो स्वतंत्रता के लिए एक अग्रसर होना और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए उन्होंने, ये उद्देश्य था इस बुक का। ठीक है, दूसरा उद्देश्य था कि 1857 के संघर्ष को एक गौरवनीय इतिहास घटना के रूप में प्रस्तुत करना लोगों के सामने। लोग भूल ना जाए कि 1857 का जो क्रांति हुआ था वो नॉर्मली था, ऐसा ही था भाई। उसमें सारे धर्म के लोगों ने मिलकर साथ दिया था, सारे आर्थिक मतलब सारे ऊंचे ऊंचे लोगों ने, नीचे लोगों ने, राजा ने, महाराजा ने, मतलब उस समय के जो भी मतलब सामंती थे, मतलब हर तरह के तबके के लोगों ने मिलकर दिया था। इस चीज को कैसे भूल सकते हो? नहीं भूल सकते, तो हमारे गौरव में है, हमारे भारत का गौरव है ये, है ना। तीसरा उद्देश्य था कि स्वतंत्रता संग्राम के भावी आंदोलन की प्रेरणा प्रदान करना। कि स्वतंत्रता संग्राम अगर उस समय करना था अंग्रेजों के खिलाफ,
तो उसके लिए कोई ना कोई प्रेरणा तो चाहिए ना भाई, कि मतलब लोगों में आप राष्ट्रीय भावना जब तक जागृत नहीं करोगे, वो कैसे लड़ेगा मतलब सरकार के खिलाफ? तो उसके लिए कुछ तो चाहिए, तो ये एक हथियार के रूप में काम किया, ठीक है। तो सावरकर की व्याख्या के प्रमुख तत्व क्या है? सावरकर ने जो 1857 उनकी जो बुक है स्वतंत्रता संग्राम, उसमें क्या व्याख्या की है, उसके प्रमुख तत्व क्या क्या है उसको हम जानते हैं। पहला है, उन्होंने सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन कहा है 1857 को। मतलब ब्रिटिश इतिहासकारों ने 1857 के संघर्ष को मात्र एक सैन्य विद्रोह कह दिया कि ये सेना का विद्रोह था बस। परंतु सावरकर ने इसे सेना का विद्रोह नहीं कहा, इन्होंने कहा कि ये पूरे भारत का ही विद्रोह था और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो उनके अनुसार क्या था, ये केवल एक सैनिक असंतोष नहीं था बल्कि पूरे देश के असंतोषी का कारण था। अंग्रेज क्या कह रहे थे, एक छोटा सा समूह होता है जो कि सैनिक है, उनके विद्रोह का कारण ये 1857 था। पर सावरकर कहते हैं नहीं, ये पूरे भारत के असंतोष का कारण था, जिसमें राजा, सैनिक, किसान, जमींदार, सामान्य जनता, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, ये सभी लोग मिलके क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तो सावरकर ने लिखा है कि यह क्रांति भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति का क्या है, पहला सामूहिक प्रयास था। मीन्स पहली बार पूरे भारतीयों ने, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, ठीक है, चाहे किसी भी तबके के लोग हैं, उन्होंने एक साथ मिल के क्या करा, एक आज़ादी की मांग की, ठीक है ना। तो इस चीज़ को नहीं भूल सकते इसलिए, ठीक है। दूसरा क्या था कि सांप्रदायिक एकता का उदाहरण देखने को मिलता है, दूसरा तत्व, यानी सावरकर ने इस संग्राम में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अद्भुत एकता को रेखांकित किया है। इसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता पे बल दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम क्या है, मिल के लड़ रहे थे। तो इसमें उन्होंने उन दोनों की एकता को दिखाया है, सांप्रदायिक एकता को दिखाया है कि धर्म अलग होने के बाद भी क्या है, दोनों धर्म क्या है, एक दूसरे के साथ थे और एक सिर्फ धर्म को ना देख के वो लोग सिर्फ देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है ना। तो दोनों की एक सौहार्द भावना को दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि धार्मिक भिन्नता के बावजूद भी दोनों समुदाय कंधे से कंधा मिलाकर क्या कर रहे थे, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, ठीक है ना। वे इस भारतीय एकता और राष्ट्रवाद का आदर्श उदाहरण है। तो उनके इतिहास लेखन में ये एकता देखने को मिलती है, राष्ट्रवाद का आदर्श देखने को मिलता है कि राष्ट्रवाद की अगर बात करती है तो हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं ऐसा आता भारत में, ठीक है ना, सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या तत्व देखने को मिलता है सावरकर के, तो संगठित और सुव्यवस्थित आंदोलन देखने को मिलता है। सावरकर ने इस आंदोलन को एक पूर्व नियोजित और संगठित क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया कि ये क्रांति अचानक से नहीं हुई थी, इसको बहुत नियोजित तरीके से, संगठित तरीके से किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि विद्रोह स्फूर्ति नहीं था, मतलब अचानक ही नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे एक दीर्घकालिक असंतोष, गुप्त संगठन, इन सारी चीजों ने इनमें योगदान दिया। उन्होंने दिल्ली, झांसी, अवध और अन्य प्रमुख केंद्रों पर कार्यवाही विश्लेषण कर ये सिद्ध करने का प्रयास भी किया कि ये सब बात सही है कि ये दीर्घकालिक असंतोष के कारण हुआ था। ऐसा नहीं है कि बस वो कारतूस वाला कांड हो गया और 1857 की क्रांति हो गई, नहीं, बल्कि बहुत पुरानी पुरानी घटना जो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, उन सभी घटनाओं को मिला के लोगों ने एक साथ जुट के ये आंदोलन किया था, ठीक है ना। तो चौथा क्या है तत्व देखने को मिलता है सावरकर के इतिहास में, कि विदेशी शासकों के प्रति घृणा देखने को मिलती है। यानी सावरकर ने जोर दिया है और कहा है कि भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति गहरी घृणा है। ये घृणा केवल सैनिक असंतोष नहीं था बल्कि आर्थिक शोषण का परिणाम था, और बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक राष्ट्रीय अपमान का भी था। मतलब उन्होंने अपने 1857 की पुस्तक में ये दिखाया कि भारतीय लोग अंग्रेजों को नहीं पसंद करते हैं, इसलिए नहीं पसंद करते कि वो लोग उन्होंने हमारी सरकार पे कब्जा कर रखा है, सैनिक मतलब, बल्कि साथ ही उन्होंने सैनिक असंतोष के कारण भी बताया कि भारत की सैनिक भी उससे असंतोष है, आर्थिक शोषण से गरीब लोग, चाहे अमीर लोग, जमींदार लोग, सब परेशान है, सांस्कृतिक में हस्तक्षेप करते हैं, धर्म में हस्तक्षेप करते हैं, राष्ट्र का हमारे अपमान करते हैं, हमें असभ्य बताते हैं। तो इन सभी बातों को उन्होंने इसमें लिखा है। उनके अनुसार अंग्रेज केवल भारत पर शासन कर रहे थे बल्कि भारत की आत्मा को भी रौंद रहे थे, ऐसा कह रहा था सावरकर का, ठीक है। तो सावरकर का चौथा तत्व क्या है 1857 की पुस्तक में, तो उन्होंने वीरता और बलिदान का महामंडल लिखा है, कि इसमें हर एक व्यक्ति को लिखा है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सबको 1857 की बुक में उन्होंने लिखा है। सावरकर ने 1857 के वीर नायकों को, जो भी 1857 की क्रांति में जो वीर नायक थे, मतलब जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था जिस जिस जगह से, तो उन सबका नाम लिखा है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी नेतृत्व किया था, तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, बहादुर शाह के जफर में तो चल रहा था ना पूरे इंडिया में, क्योंकि मुगल के अंतिम शासक थे। तो इनके शौर्य और बलिदान का अत्यंत भावनात्मक चित्र किया गया है इस बुक में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में। उनकी लेखनी में इन महान नायकों को भारत माता के सच्चे सपूत कहा गया है। मतलब चाहे देख सकते हो इसमें जैसे कि नाना साहब पाटेकर है, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, है ना, चाहे जो भी और भी लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में थे, ठीक है,
और बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर भी देख लो अलग धर्म के हैं ना, मतलब मुस्लिम थे, मुगल थे, और क्या उन्होंने मुगलों से घृणा की? नहीं की। उन्होंने क्या कहा कि ये जो बहादुर शाह जफर है ये भी क्या है, सच्चे सपूत है भारत माता के, क्योंकि ये भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम वो दृष्टिकोण अपनाते हैं कि नहीं सावरकर हिंदुत्व को बढ़ावा देते थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर भी एक मुगल थे और उन्होंने इनको भी कहा है कि ये सच्चे भारत माता के सपूत हैं, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक साक्ष्यों का सशक्त उपयोग भी देखने को मिलता है 1857 में, ठीक है ना, मतलब उनकी पुस्तक में। यद्यपि सावरकर का लेखन अत्यंत भावनात्मक था, भावना राष्ट्रीय भावना पर केंद्रित था, फिर भी उन्होंने अंग्रेजी दस्तावेजों को, विद्रोहियों के घोषणा पत्रों को और समकालीन रिपोर्ट को गवाही का गहन उपयोग किया, और उनके तर्कों को मजबूती मिली और उनका विश्लेषण ऐतिहासिक प्रमाणों पर आधारित था। मतलब उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो 1857 की बुक लिखी बस मन बना के लिख दी, बल्कि इस बुक पे कोई विश्वास करे ना करे, देखिए सब कहेंगे भाई झूठ हो सकता है ये चीज़, ठीक है। तो उन्होंने इस बुक में क्या करा, जो अंग्रेजी दस्तावेज थे ना, जो शोषण कर रहे थे अंग्रेजी लोग भारतीय लोगों पे, उस दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया इस बुक में। विद्रोहियों के जो घोषणा पत्र थे, जो विद्रोहियों को फांसी दी गई या उनको जो दी गई, उन सब घोषणा पत्र को भी शामिल किया गया कि झूठ नहीं है, ये सब सच चीजें थी। समकालीन रिपोर्ट, जो उस समय की रिपोर्ट थी, जो कानून बन रहे थे, उन सब की रिपोर्ट वगैरह दस्तावेज को प्रस्तुत किया गया, ये दिखाने के लिए कि मेरा जो इतिहास लेखन है वो एक मतलब ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहानी मैंने लिख दी है, बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के तौर पे ये पूरी पुस्तक लिखी गई है कि झूठ नहीं है, ये सिपाही विद्रोह नहीं था, ये सच में स्वतंत्रता संग्राम था पहला भारत का, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। तो सावरकर के दृष्टिकोण की विशेषता क्या थी 1857 की जो उनकी स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक थी उसके अनुसार? राष्ट्रवादी, तो राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित इतिहास लिखा था उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सावरकर का लेखन पूर्णतः राष्ट्रवाद से प्रेरित था, उन्होंने राष्ट्रवाद का गुणगान किया है इसमें। उनका उद्देश्य केवल घटनाओं का वर्णन करना नहीं था, बल्कि भारतीय में क्या करना था, स्वतंत्रता की भावना को जगाना भी था। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था कि भारतीय लोग मिले और क्या करें, अंग्रेजों को भगाए यहाँ से, इसलिए उनका विश्लेषण उद्देश्यपूर्ण था और प्रेरणादायक था, ठीक है। दूसरा क्या उनका विशेषता देखने को मिलती है, तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण का प्रतिवाद देखने को मिलता है। मतलब सावरकर ने अंग्रेजी इतिहासकार के औपनिवेशिक दृष्टिकोण को खंडन किया है, बोला उनके अनुसार जो उन्होंने कहा है ना कि एक सिर्फ सिपाही विद्रोह था, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने साक्ष्य के आधार पर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखा, जिनमें उन्होंने एविडेंस के प्रूफ के तौर पे उन्होंने सारे ब्रिटिश के ही प्रूफ को इस्तेमाल करा उस बुक को लिखने के लिए, ठीक है ना, और ये बताया कि नहीं ये सच में स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो उन्होंने विरोध किया जो अंग्रेजी इतिहासकार के लेखन थे। तीसरा क्या उनकी विशेषता थी उनकी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक की, तो इसमें उनकी सांस्कृतिक गौरव की दिखती है और पुनरुत्थान दिखता है। यानी सावरकर ने 1857 के संघर्ष को भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता के संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक से ही नहीं मिलेगी, बल्कि हमें हमारी संस्कृति को भी जागृत करना होगा, ठीक है। तो सावरकर के विश्लेषण की क्या सीमाएं थी, तो हर चीज की कुछ सीमा भी होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को जानते हैं कि उनके इतिहास लेखन में कौन कौन सी लिमिटेशन थी। तो अति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण थोड़ा इसकी क्या थी, सीमाएं थी। सावरकर का विश्लेषण गहरे राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित था, जिसमें कभी कभी घटनाओं को संतुलित मूल्यांकन प्रभावित हुआ है। 1857 की विद्रोह सफलता और आंतरिक विरोधाभास के अप्रेषित ध्यान देते हैं। दूसरा, गुप्त योजना की अतिशयोक्ति, यानी सावरकर द्वारा प्रदर्शित विद्रोह गुप्त योजना शायद उतनी सुव्यवस्थित नहीं थी जितना उन्होंने कहा है कि सुव्यवस्थित थी। मतलब इन्होंने कहा नहीं कि अचानक से बन गई, तो अचानक से भी बनी होगी, या ऐसा तो सही था कि उन्होंने ये कहा, सही कहा कि अचानक से ये नहीं बनी, बहुत पुराने से ही लोगों में गुस्सा था, बट ये चीज़ थोड़ी गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हिंदू मुस्लिम एकता का आदर्श चित्रण उन्होंने अपनी 1857 वाली में दिखाया है। हालांकि हिंदू मुस्लिम सहयोग हुआ क्योंकि हमने देखा कि दोनों ने मिल के साथ में ही विद्रोह किया, पर कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक जो तनाव था वो उस समय भी मौजूद था, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम ने एक साथ लड़ा, ये भी बात सही है, पर हिंदू मुस्लिम में अभी भी तनाव बना था, तो ये भी बात सही है। तो ये चीज़ गलत भी नहीं है, सीमाएं हैं इसकी। आज भी हम अगर कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं होती, तो ये ऑफिशियली तौर पे तो हम कहेंगे हाँ नहीं होती, क्योंकि हम सब साथ में पढ़ते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं एक समाज में, ठीक है। पर कहीं कहीं कुछ हिंदू हैं और कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अभी भी एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो ये हमेशा ही चलता रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पर ज़्यादा लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है आज भी, और ना 1857 की क्रांति में था, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, तो सावरकर का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की एक ऐतिहासिक कृति है।
मतलब एक ऐतिहासिक कृति है जो उन्होंने 1857 का क्रांति लिखी। उन्होंने इस संघर्ष को भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बताया कि आपके लिए गर्व की बात है कि इस स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने सबने मिलके एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो ये भारतीय लोगों में जागरूकता बढ़ाती है और भविष्य के लिए क्या है, प्रेरणा छोड़ती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको 1857 का जो इनका पुस्तक थी उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से एनालाइज समझ आ गया हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अंडरस्टैंडिंग सावरकर के यूनिट नंबर सेकंड पे, ठीक है। तो आपका यूनिट नंबर सेकंड है कि सावरकर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो सावरकर के कौन कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे उसके बारे में आपको इस यूनिट सेकंड में पढ़ना है। तो इसमें आप हम फर्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सेकंड यूनिट से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सावरकर की भूमिका क्या थी और उन्होंने क्या योगदान डाला था, किस चीज पर प्रकाश डाला था, ये बताइए। यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि सावरकर के क्रांतिकारी विचारों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने अपनी अद्वितीय भूमिका निभाई है स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। पर स्वतंत्रता संग्राम में हम इतने सारे लोगों को पढ़ते हैं, पर हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर ने क्या योगदान दिया उसको पढ़ना है, ठीक है। तो सावरकर ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में सशस्त्र संघर्ष को प्रेरित किया कि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने देश को आजाद कराएंगे ब्रिटिश के चंगुल से। बल्कि उन्होंने साथ ही साथ वैचारिक और बौद्धिक स्तर पर भी राष्ट्रीय आंदोलन लोगों के अंदर पैदा किया, ठीक है। वैचारिक तौर पे भी और बौद्धिक तौर पे भी और सशस्त्र के तौर पे भी उनकी राष्ट्रभक्ति और क्रांतिकारी गतिविधियां और विचारधाराएं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक रूप से प्रभावित किया है और स्वतंत्रता संग्राम की ओर प्रेरित किया है लोगों को, ठीक है। तो सावरकर का प्रारंभिक जीवन जानते हैं, ठीक है। तो सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में भगूर गांव में हुआ था, ठीक है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें जागृत हो रही थी और एक कह सकते हो राष्ट्रभक्त थे वो, ठीक है। बाल्यावस्था में अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक एवं स्वाभिमान के समर्थक के तौर पे उन्होंने क्या करा था, दिखाया था अपना। पुणे के परफ्यूजन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी। उनके मित्र मेला की स्थापना की जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला नाम का एक संगठन था, गुप्त संगठन था जो अंग्रेजों के खिलाफ क्या करता था, कार्य करता था, क्रांतिकारी कार्य, ठीक है। तो इसकी स्थापना सावरकर ने की थी। उसके बाद उन्होंने अभिनव भारत नामक एक बड़ा संगठन बनाया था। इस संगठन का नाम जरूर लिखना है, अभिनव भारत नामक संगठन, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा देता था। सशस्त्र क्रांति समझते हो ना, लड़ाई के माध्यम से। उनके जीवन का प्रारंभिक काल ही ये दर्शाता है कि सावरकर जो थे वो एक सक्रिय क्रांतिकारी थे। मतलब उनका प्रारंभिक जीवन हम पढ़ते हैं तो देख रहे हैं, और क्रांतिकारी देशभक्ति देखने को मिल रही है, संगठन देखने को मिल रहे हैं, तो समझ सकते हो कि वो कैसे व्यक्ति थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सावरकर का क्या योगदान था, क्या क्या उन्होंने योगदान दिया उसको जानते हैं। तो उन्होंने विदेशी धरती पर क्रांति का बीजारोपण किया। यानी 1906 की अगर बात करें तो सावरकर कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। लेकिन वहां जाकर उन्होंने इंडिया हाउस के माध्यम से भारतीय छात्रों को संगठित किया। जो इंग्लैंड में जितने भी भारतीय लोग पढ़ रहे थे ना, उन सारे छात्रों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनको इंडिया हाउस कहा गया, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, इंडिया हाउस क्रांतिकारी गतिविधि को एक प्रमुख केंद्र बना दिया गया जहाँ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए योजना बनाई जाती थी। मतलब विदेश में जाके इन्होंने एक संगठन बना लिया छात्रों का, जो कि सारे भारतीय छात्र थे। और उन छात्रों को कहा, उन छात्रों से मिलके क्या करते थे, स्वतंत्रता की एक वो बनाते थे, योजनाएं बनाते थे। यही उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर विस्तृत अध्ययन कर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक ग्रंथ की रचना भी की, जिसमें उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की बात की, लिखी। तो ये सब क्या है, इंग्लैंड में जाके उन्होंने सारे भारतीय को इकट्ठा करके जो भी पढ़ाई करते थे उन सबको इस चीज के बारे में बताया। तो यह पुस्तक ब्रिटिश इतिहासकार के दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकार एक सिपाही विद्रोह कहते थी 1857 के विद्रोह को, और सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो मतलब दोनों की विचारधारा अलग अलग है। तो इस पुस्तक ने भारतीय युवाओं में क्या बड़ी ही स्वतंत्रता संग्राम की चेतना बढ़ाई। सावरकर की बुक ने तो स्वतंत्रता संग्राम की चेतना बढ़ाई, तो उन सारे लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी लिया। तो ये तो सावरकर जी का एक अचीवमेंट हुआ। तो यही पहला अचीवमेंट था स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान। दूसरा क्या था
के क्रांतिकारी गतिविधियों का उन्होंने संचालन किया था। यानी सावरकर ने विदेश में रहकर भारत में सशस्त्र संघर्ष की योजना बनाई। मतलब विदेश में रह के जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए लॉ की पढ़ाई, उन्होंने वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, स्टूडेंट को, और एक सशस्त्र संघर्ष कैसे भारत में किया जाए उसकी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने गुप्त तरीके से भारत में हथियारे भेजे और क्रांतिकारी को परीक्षण दिया, और उनके प्रभाव से प्रेरित होकर जो अन्य युवा थे वो भी क्या करे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भी भागी लिया। तो ये उन्होंने युवाओं को जुटाने का कार्य किया क्रांतिकारी गतिविधि के माध्यम से। तो ये उनका दूसरा योगदान था। तीसरा क्या योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर की? नासिक षड्यंत्र करा था उन्होंने, जिसके बाद गिरफ्तारी हो गई थी। 1919 में नासिक के जिला अधिकारी जैसन की हत्या कर के मामले में सावरकर का नाम सामने आया था कि इन्होंने इनकी हत्या करवाई है। ठीक है, तो उन्होंने इंग्लैंड से भारत प्रतिपत्ति कर लिया था और उन पर मुकदमा चलाकर 50 वर्ष की काला पानी की उनको सजा दे दी गई थी। उन्हें अंडमान निकोबार में क्या करा गया था, सेलुलर जेल में भेजा गया था और भीषण तैनात करी और राष्ट्र प्रेम अडिगर वो रहे थे अभी तक। तो चौथा क्या प्रयास था स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर का, कि उन्होंने जेल में राष्ट्रवाद का प्रचार किया था। जब उनको जेल हो गए थे, उनको काला पानी की सजा दी गई थी अंडमान निकोबार में, तो उन्होंने सेकुलर जेल में रहते हुए भी क्या करा था, सावरकर ने जेल में जो बंदी कैदी थी ना, उसमें भी राष्ट्रवाद पैदा कर दी थी। और वे जेल में भी क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन और लेखन करते रहे थे, मतलब लिखते रहे थे भारत के इतिहास के बारे में। उन्होंने मेरा जीवन संघर्ष और हिंदू पद पादशाही जैसी कृतियां की रचना की थी का जेल में रह के। ठीक है ना। तो पांचवा क्या थी उनकी योगदान स्वतंत्रता संग्राम में, उन्होंने रिहाई के बाद सामाजिक सुधार के लिए भी कार्य किया था। जेल से रिहा होने के बाद सावरकर ने सामाजिक सुधार कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। उन्होंने अस्पृश्यता का उन्मूलन और सामूहिक विवाह और विधवा पुनर्जनन जैसे आंदोलनों का समर्थन किया था, और उनका मानना था कि समाज में एकता और समरसता तभी आएगी जब स्वतंत्रता में ये सारी चीज़ों को जो गलत है समाज के लिए उन सबको हटाया जाए, तभी पूर्ण स्वतंत्रता होगी। तो ये भी स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान था। तो प्रमुख गतिविधि और उनका योगदान जानते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में था। तो था अभिनव भारत सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की थी। सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, जो एक ग्रुप क्या थी, क्रांतिकारी संगठन था जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए क्या करता था, वार्तालाप करता था, बातचीत करता था। दूसरी गतिविधि उन्होंने क्या की, योगदान क्या दिया स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो नासिक षड्यंत्र मामला, जो 1909 में जो उनको जेल हुई थी ना, जिला अधिकारी जैक्सन की हत्या में, तो अभिनव भारत के सदस्यों ने ही उनको मारा था। तो अभिनव भारत की स्थापना तो सावरकर ने की थी, तो सावरकर को जेल हुई, तो नासिक षड्यंत्र मामला भी इसकी दूसरी गतिविधि, इवेंट्स कह सकते हो थी। तो तीसरा क्या मतलब महत्वपूर्ण घटनाक्रम था सावरकर का, तो काला पानी की सजा। 1911 में सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास 50 वर्ष की सजा सुनाई गई और अंडमान निकोबार सेकुलर जेल भेजा गया, जहां उन्होंने भीषण यातनाएं भी सहनी पड़ी और राष्ट्र प्रेम फिर भी उनका बना रहा, और उन्होंने 2 बुकें भी लिख डाली अंदर। ठीक है ना। तो जेल में सावरकर और उनका लेखन भी है जो वो भी एक महत्वपूर्ण है। सेकुलर जेल में रहते हुए भी उन्होंने पुस्तक, कविताएं लिखी। उन्होंने मेरा जीवन संघर्ष और हिंदू पद पदाशाही जैसी कृति जो है, उसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, गौरव और स्वराज है उसकी मांग और उसकी व्याख्या को करा। ठीक है। तो जेल में भी रहकर राष्ट्रवादी विचार उनकी बनी रही थी। ठीक है। तो हिंदुत्व और राजनीतिक दर्शन उनका कैसा था सावरकर का, तो रिहाई के बाद सावरकर ने हिंदुत्व शब्द को एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम था हिंदुत्व, हु इज हिंदू, मतलब उन्होंने कहा कि हिंदू कौन है। तो उन्होंने हिंदू पहचान, हिंदू संस्कृति, एकता को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने का प्रयास किया। इसको धर्म के तौर पे नहीं देखा। मैं बार बार बता रही हूँ, हिंदुत्व का उपयोग उन्होंने किया भारत की संस्कृति से। जो भी भारत की लोग हैं, उनके पिता जो भारत से हैं, उन सबको उन्होंने हिंदुत्व का और हिंदुत्व राष्ट्र की पहचान की उन्होंने वकालत की। ये मानते थे कि भारत एक राष्ट्र उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा हुआ है। हालांकि हिंदुत्व के विचार पर समय समय विवाद भी उठाए, पर फिर भी इन्हें राष्ट्रभक्ति की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन पर सावरकर का क्या प्रभाव पड़ा था? अभी इतना योगदान तो दे दिया, पर योगदान का क्या प्रभाव पड़ा तो उसको जानते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलनों को गति मिली थी सावरकर से। ठीक है। तो सावरकर ने युवाओं को क्रांतिकारी के लिए जोश भरा था अपनी पुस्तक के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से, अपने गठबंधन के माध्यम से। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय चेतना का उन्होंने विकास किया था। उनके जो इतने भी लेखन थे, उनके जो भाषण थे, उन सबको पढ़ के आप मतलब यही मान सकते हो कि हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया था। अभी भी आप पढ़ोगे तो आपको राष्ट्रीय चेतना आएगी पढ़ने में। ठीक है। तो उस समय भी आ रही होगी,
उस समय तो कंडीशन भी ऐसी थी, तो हिंदुत्व के राजनीतिक विमर्श की नींव रखी उन्होंने। आज़ादी के बाद भी उनके विचार जो है वो भारतीय राजनीति पे गहरा प्रभाव डालते रहे हैं। और चौथा योगदान रहा है कि सशस्त्र संघर्ष की प्रेरणा भी दी है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब क्रांतिकारी सावरकर से ही प्रभावित थे। उन्होंने कहा ना कि सशस्त्र संघर्ष होना चाहिए, तो सशस्त्र संघर्ष को इन्होंने बढ़ावा दिया, तो इसके प्रयास थे। सावरकर की कुछ आलोचनाएं भी हैं, उसको भी जानते हैं। तो कई इतिहासकार ने अ, उन पर माफी मांगने और जेल से जल्दी रिहा होने का आरोप लगाया है। ठीक है, मतलब कहा है कि उन्होंने माफी मांग के जेल से जल्दी रिहा हो गए थे। ठीक है, कि हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब ऐसे करके, ऐसा कुछ आलोचक कहते हैं। कुछ ने उनकी हिंदुत्व विचार की विभाजनकारी बताया कि हिंदुत्व जो उनकी विचारधारा है वो धार्मिक सांप्रदायिकता पैदा करती है, हिंदू मुसलमान में खड़ावट लाती है। पर हिंदुत्व की विचारधारा थी अलग। अगर हिंदुत्व के तौर पे देखोगे तो मतलब समझने का तरीका अलग रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात। तो कांग्रेस और गांधीवादी आंदोलन से उनका अलगाव भी आलोचना का कारण बना। उन्होंने कांग्रेस से अलगाव रखा, और गांधीवादी विचारधारा जो कि अहिंसा पे थी, उसके अपोजिट पे इन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया ना, जिससे भगत सिंह इन सबको उन्होंने प्रेरणा दी। तो इन्होंने उसकी भी, इसकी वजह से भी इनकी आलोचना की जाती है। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी थे, जिन्होंने हथियारों के माध्यम से और विचारों के माध्यम से अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। उनकी क्रांतिकारी सोच, उनके जितने भी बनाए गए संगठन थे, और उनके लेखनी, उनकी दूरदर्शी जो सोच थी, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों की नई धारा पैदा की थी लोगों में। उनका जीवन साहस, बलिदान और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। आज भी भारतीय इतिहास में सावरकर का योगदान बहस का एक विषय हो जाता है, पर उनकी देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी जो भूमिका है ना, उसको हम नकार नहीं सकते। उनकी प्रेरणा आज भी देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना के लिए प्रकाश स्तंभ है, और उनका जीवन और विचार आने वाली पीढ़ियों और देशभक्ति के लिए स्वाभिमान वाला दिखाता है। होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि सावरकर और गांधी के राष्ट्रवाद विचारधारा में प्रमुख भेद बताइए। देखिए, राष्ट्रवाद अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो गांधीवादी राष्ट्रवाद और सावरकर का राष्ट्रवाद कैसे एक दूसरे से अलग था, ये आपको बताना है। कि यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि सावरकर का राष्ट्रवाद और कांग्रेस के विचार में क्या अंतर था। तो गांधी जी भी कांग्रेस के थे। ठीक है, और सावरकर जो है उन्होंने कांग्रेस और अंग्रेज के, जो कांग्रेस और गांधी जी जो है उनकी विचारधारा के अपोजिट में थे वो, तो वो आपको बताना है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीर सावरकर को महात्मा गांधी दोनों ही महत्वपूर्ण थे। मतलब राष्ट्रवाद में दोनों ने ही राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पैदा की, पर दोनों का तरीका अलग था। जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद पैदा किया, कुछ ने अहिंसा के तौर पे किया, कुछ ने हिंसा के तौर पर किया। हालांकि दोनों का लक्ष्य एक ही था, स्वतंत्रता, पर तरीका अलग था। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराना, लेकिन उनके राष्ट्रवाद के सिद्धांत दोनों के अलग थे, संघर्ष का तरीका अलग था। ठीक है ना, तो जानते हैं राष्ट्रवाद की परिभाषा वीर सावरकर के अनुसार क्या थी और महात्मा गांधी के अनुसार क्या थी। तो ये दोनों जान लोगे, उन दोनों की परिभाषा क्या थी राष्ट्रवाद को लेके, तो अंतर समझ आ जाएगा। तो वीर सावरकर का राष्ट्रवाद था कि सावरकर राष्ट्रवाद जो है वो सांस्कृतिक को मानते थे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर आधारित रखते थे। उनका मानना था कि राष्ट्र का गठन उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर होता है, और उन्हें सावरकर ने हिंदुत्व को एक भारतीय राष्ट्र का आधार माना है। उनके अनुसार भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और केवल वही लोग भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है जो हिंदू संस्कृति और परंपराओं को अपनाते हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्र को सांस्कृतिक एकता के रूप में देखा, और उससे भारी आक्रमणों से बचाने के लिए सामूहिक शक्ति की आवश्यकता को माना। और गांधी जी का अगर राष्ट्रवाद देखें तो गांधी जी का राष्ट्रवाद एक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण पर आधारित था। उन्होंने गांधी का मानना था कि भारतीय राष्ट्र में सभी धर्म, सभी जाति, समाज के लोग समान अधिकार और अवसर पा सकते हैं। गांधी ने हमेशा यह कहा है कि राष्ट्र का निर्माण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं होना चाहिए, बल्कि समानता, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पे होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों के राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग थी। अब जानते हैं दोनों धर्म और राष्ट्र को लेकर दोनों के दृष्टिकोण क्या थे। सावरकर और गांधी जी धर्म को किस नजरिए से देखते थे और राष्ट्र को किस नजरिए से देखते थे। तो सावरकर का दृष्टिकोण धर्म और राष्ट्रवाद पे सबसे पहले जानते हैं। तो सावरकर का राष्ट्रवाद हिंदू धर्म से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि भारत का राष्ट्रीय जीवन केवल हिंदू संस्कृति और धर्म से ही संबंध हो सकता है। सावरकर का मानना था कि केवल वही लोग भारतीय राष्ट्र के सदस्य हो सकते हैं जो हिंदू धर्म और संस्कृति को मानते हों। उनके अनुसार भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू संस्कृति अपनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, उनका मानना था। और गांधी जी का विचारधारा क्या थी।
धर्म को लेके, तो ये कहते थे कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए राष्ट्र। उनका मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए, जहाँ सभी धर्मों का समान होना चाहिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सभी के अधिकार समान मिलना चाहिए, सभी को जातिवाद, अस्पृश्यता, इन सबका के लिए संघर्ष करना चाहिए, ठीक है। अब जानते हैं अहिंसा और सशस्त्र संघर्ष दोनों का कैसे अलग था। गांधी जी के विचार में अहिंसा को अपनाया गया था और सावरकर के विचार में सशस्त्र संघर्ष को अपनाया गया था। तो सावरकर का दृष्टिकोण जो है, वो सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता सशस्त्र संघर्ष को आवश्यक माना है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमें संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, सशस्त्र संघर्ष। उनका मानना था कि भारतीयों को अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो है युद्ध करना ही होगा। सावरकर ने क्रांतिकारी आंदोलनों का समर्थन किया, ठीक है ना, तो उनमें कुछ बलिदान भी दिए। पर गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रवाद है ना, अहिंसा तौर पे करना चाहिए, उसमें युद्ध को नहीं अपनाना चाहिए, सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से लोगों को एकजुट करके क्या करना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पैदा करनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। समाज सुधार और सामाजिक समानता को लेकर दोनों की दृष्टिकोण जानते हैं, सावरकर के और गांधी जी के। तो सावरकर का दृष्टिकोण समाज को लेकर और सामाजिक समानता को लेकर कैसा था, तो सावरकर ने दृष्टिकोण में समाज सुधार में मुख्यतः हिंदू धर्म में सुधार को सीमित बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज में जातिवाद और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया है। उन्होंने उन्हें हिंदू धर्म के जो जितने भी बुराइयां हैं उसकी आलोचना की है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू धर्म और संस्कृति को सशक्त करना। सावरकर का मानना था कि भारतीय समाज केवल हिंदू संस्कृति और परंपराओं के आधार पर सुधारने की आवश्यकता है। उनका दृष्टिकोण अत्यंत सांस्कृतिक और धार्मिक राष्ट्र निर्माण की दिशा में था और समाज में भीतर एकजुटता और सामूहिकता को बढ़ावा देना था। इसलिए उन्होंने इन सब की आलोचना की कि ये सारी जो कुरीतियां हैं सब नहीं होनी चाहिए समाज में। भाई गांधी जी का सामाजिक दृष्टिकोण था कि समाज सुधार की ये भी बात करते थे, ये भी जातिवाद, अस्पृश्यता, इन सब छुआछूत, इन सब की बात करते थे। इन्होंने हरिजन अछूत लोगों को हरिजन की संज्ञा दी है और समानता की बात करते थे, ठीक है। तो राष्ट्र के निर्माण का दृष्टिकोण दोनों के अनुसार कैसा था, सावरकर और गांधी जी के अनुसार। तो सावरकर जो है वो राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नजरिए से देखते थे, जिसमें उन्होंने हिंदू सांस्कृतिक परंपराओं को क्या बताया है, इसके पुनर्गठन को ही राष्ट्रवाद की निर्माण बताया है, पुनर्पहचान बताया है। वहीं गांधी जी जो है वो राष्ट्रवाद को किस नजरिए से देखते हैं, उन्होंने सांस्कृतिक, राजनीतिक और अहिंसा, सत्य, समानता, इन सब के पालन को क्या कहा है, राष्ट्रवाद कहा है, ठीक है ना। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि गांधी जी की विचारधारा और सावरकर की विचारधारा कैसे अलग थी। तो सावरकर और गांधी जी दोनों राष्ट्रवाद से भिन्नता थे, मतलब राष्ट्रवाद दोनों करना चाहते थे, दोनों ने राष्ट्रवाद की विचारधारा दी पर अलग अलग तरीके से दी, दोनों का दृष्टिकोण अलग था। सावरकर के राष्ट्रवाद संस्कृति, एकता, सशस्त्र संघर्ष पे आधारित थी, वहीं गांधी जी अहिंसा के मार्ग पे और समानता, संघर्ष और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते थे। तो दोनों का तरीका अलग था, पर दोनों ने ही स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने अपना योगदान दिया है और भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद को पैदा किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत संगठन जो है उसके उद्देश्यों और उसके कार्य का वर्णन कीजिए। क्या है अभिनव भारत संगठन, उसके उद्देश्य क्या थे, क्यों इसको बनाया गया, उसमें क्या क्या कार्य हैं। तो यही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि अभिनव भारत संगठन की स्थापना बताइए और उसके उद्देश्य बताइए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है कि वीर सावरकर का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी क्रांतिकारी नेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने न केवल भारतीय समाज को जागरूक किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भी उन्होंने संघर्ष को प्रमुखता दी। सावरकर ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधि के तहत कई संगठन स्थापित किए, जिसमें उन्होंने अभिनव भारत संगठन नाम का भी एक संगठन स्थापित किया, जिसमें जो कि एक गुप्त संगठन था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की बात करता था कि युद्ध क्रांति के माध्यम से ही क्या करेंगे, ब्रिटिश को हराया जा सकता है, ठीक है। तो अभिनव भारत संगठन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाना भारत के लोगों को, किसके माध्यम से, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से, क्रांतिकारी के माध्यम से, आंदोलन, युद्ध के माध्यम से, ठीक है ना। तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना सबसे पहले जानते हैं। तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना वीर सावरकर ने 1904 में की थी, पुणे में पढ़ाई कर रहे थे जब वो। ये संगठन युवाओं को संगठित करना और स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनको क्या करना, तैयार करना का उद्देश्य से क्या किया था। सावरकर ने इस संगठन का उद्देश्य भारतीय समाज में जागरूकता लाना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष करके लोगों में मानसिकता का विकास करके क्रांतिकारी विचार लोगों में पैदा करना था, ठीक है। तो नाम का महत्व क्या था, मतलब अभिनव भारत का मतलब क्या है, उनके नाम का मतलब क्या है, क्यों अभिनव भारत नाम रखा गया। अभिनव का मतलब होता है नवीन भारत, यानी नया भारत, यानी एक नया स्वतंत्र और शक्तिशाली भारत, जो कि सावरकर ने इस नाम को इसलिए चुना ताकि ये संगठन भारतीय समाज में एक नई चेतना को जागृत करे, नई चेतना जाग रही है, इसलिए इसको अभिनव कहा गया। अभिनव मतलब नया, ठीक है। तो अभिनव भारत के उद्देश्य क्या थे उसको जानते हैं, ठीक है। तो अभिनव भारत के उद्देश्य को जानते हैं कि अभिनव भारत के जो उद्देश्य थे वो क्या थे, ठीक है ना। तो अभिनव भारत
के उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक क्रांतिकारी गतिविधि प्रोत्साहित करना था, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो सशस्त्र संघर्ष है उसको बढ़ावा देता था। मीन्स एक ये संगठन था जो कि एक क्रांति के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से भारतीयों को जागृत करता था कि आप स्वतंत्रता संग्राम में भाग लीजिए और ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष कीजिए। ठीक है, तो इसको डिटेल में जानते हैं। तो पहला उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देना। अभिनव भारत सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त भारतीय लोगों को सावरकर ने युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया और सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता बताई कि जब तक आप सशस्त्र संघर्ष नहीं करोगे, क्रांति नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तब तक आप आजादी नहीं पा सकते। दूसरा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना, यानी सावरकर ने हमेशा हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता की बात की है। उनका मानना था कि भारत को केवल हिंदू संस्कृति और सभ्यता के आधार पर ही सशक्त और संघर्ष जो स्वतंत्र है वो बनाया जा सकता है। अभिनव भारत संगठन के माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट करने और उसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने का प्रयास किया था। तीसरा क्या उद्देश्य था कि राष्ट्रीय चेतना बढ़ाना और जागरूकता फैलाना, यानी इस संगठन के माध्यम से सावरकर ने भारतीय युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और जागरूकता फैलाने का प्रयास किया और वे चाहते थे कि भारतीय युवाओं में अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो वो लोग और ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो लोग आवाज उठाए, संघर्ष करें। चौथा उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए युवाओं के नेतृत्व तैयार करना, यानी क्रांतिकारी गतिविधि करोगे तो उसको नेतृत्व करने वाला कोई होना चाहिए, तो हर युवाओं को जागृत किया। सावरकर का उद्देश्य था कि युवा में क्रांतिकारी नेतृत्व बढ़ाया जाए और मातृभूमि के लिए उनको लड़ाया जाए और विचारों का प्रचार किया जाए। ठीक है, तो अभिनव भारत जो संगठन था उसके क्या क्या कार्य थे उसको जानते हैं। तो ये गुप्त संगठन था। ठीक है, तो प्रशिक्षण देता था गुप्त तौर पे संघर्ष हथियारों के चलाने के लिए भारतीय युवाओं को। अभिनव भारत के सदस्य गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल होते थे। संगठन में युवाओं को सशस्त्र चलाना, गुप्त प्रशिक्षण ये सब दिया जाता था। हथियार कैसे चलाए जाए, गोला बारूद, आंतरिक सुरक्षा कैसे की जाए, इन सब की दृष्टिकोण रखा जाता था इस पे। ठीक है, दूसरा क्या कार्य किया जाता था कि ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाना, यानी अभिनव भारत संगठन में ने कई अधिकारियों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें कार्यकर्ताओं कई सरकारी अधिकारी की हत्या की योजना बनाते थे। जैसे कि 1909 का घटना आती है, जो कि डिप्टी कमिश्नर होता है उसकी हत्या कर देते हैं अभिनव के संगठन के ही लोग। ठीक है ना, तो ये क्या करते थे, ब्रिटिश अधिकारियों को, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनको निशाना बनाते थे, कलेक्टर वगैरह उसको। ठीक है, तीसरा क्या कार्य करते थे ये लोग, प्रचार करते थे और संगठनात्मक विस्तार करते थे। अभिनव भारत पूरे देश में ये शाखा फैलाने का काम करते थे, बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत में। ठीक है ना, और विचार फैलाने का पत्र पत्रिकाएं और पोस्ट के माध्यम से, गुप्त संदेश के माध्यम से क्या करते थे, राष्ट्रभक्ति लोगों में बढ़ाते थे। ठीक है, चौथा काम क्या था इनका, राष्ट्रीय एकता का संदेश देना लोगों को, यानी स्वतंत्रता हिंदू संस्कृति के साथ साथ अन्य भारतीय संस्कृति की एकता संभव बनाना हो सकता था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, एकजुट करते थे, राष्ट्रीय एकता बनाते थे, मतलब सभी धर्म के लोगों को एकजुट करते थे किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। पांचवा क्या उद्देश्य, मतलब इसका कार्य था कि विभाजन और संघर्ष के दौर में संगठन की भूमिका रहती थी। जब भी क्रांतिकारी खिलाफ दमनकारी कदम उठाए तब जब अभिनव भारत ने क्या करा, उसको तेजी से संघर्ष किया उसके खिलाफ। जैसे कोई भी ब्रिटिश किसी पे भी अत्याचार करती थी तो उसका विरोध करती थी। ठीक है ना, ये लोग। तो अभिनव भारत का पतन कैसे हुआ, तो अभिनव भारत संगठन अपने कार्यों को पूरे देश में फैलाया, लेकिन इसके क्रांतिकारी कार्यों और ब्रिटिश सरकार के दमनात्मक जो कदम थे उसने क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। क्यों, क्योंकि 1909 में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने इनकी संस्थापना की थी। उनको सेकुलर जेल में अंडमान निकोबार में डाल दिया। इसके बाद संगठन का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि नेता ही जेल में चले गया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा पर इस अभिनव संगठन ने दी। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि अभिनव संगठन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संगठन के माध्यम से सावरकर ने युवाओं को एकजुट किया और सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ठीक है ना, मानसिकता में और सशस्त्र संघर्ष के लिए कि ब्रिटिश से आज़ादी दिलाई जाए। संगठन ने भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, बढ़ावा दिया, लोगों को जागरूक किया, लोगों को उनके अधिकार की बात की और अपनी संस्कृति को अपनाने की बात की और सभी के योगदान से क्या करी, स्वतंत्रता की बात की। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जैसे कि विदेशों में सावरकर द्वारा किए गए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयास पर प्रकाश डालिए। उन्होंने विदेशों में कैसे लोगों में स्वतंत्रता संग्राम जगाया, स्वतंत्रता आंदोलन जगाया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। विदेशों में जाके जब वो लोग की पढ़ाई करने गए थे इंग्लैंड, तो कैसे उन्होंने वहाँ के छात्रों को इकट्ठा किया और वहाँ पे भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पैदा की, जो वहाँ के भारतीय लोग थे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से। तो वीर सावरकर का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जाना जाता है। सावरकर का दृष्टिकोण और संघर्ष का तरीका विशेष रूप से सशस्त्र संघर्ष को और विदेशी शोषण के खिलाफ इन्होंने
बगावत की थी, ठीक है ना। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनकी लड़ाई केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने विदेशों में भी स्वतंत्रता संग्राम जगाने का प्रयास किया था, जहां जहां भारतीय लोग रहते थे, ठीक है। विदेश रूप मतलब विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस की बात करें तो सावरकर ने वहां स्वतंत्रता संग्राम को जागरूक करा और क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया भी, ठीक है। सावरकर का यह विदेशी प्रयास न केवल अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का हिस्सा बना, बल्कि उनके विचार दृष्टिकोण का विस्तार हुआ भारत से बाहर भी, ठीक है। उन्हें भारतीय समाज में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया। तो चलिए जानते हैं हम उनके प्रयासों को, ठीक है। तो पहला प्रयास उन्होंने इंग्लैंड में किया था। इंग्लैंड में भारतीय छात्रों को क्रांतिकारियों के बीच में संपर्क करवाया था। मतलब जो इंग्लैंड में जब ये लॉ की पढ़ाई करने गए थे, तो इन वहाँ पे देखा इन्होंने बहुत सारे जो भारतीय छात्र थे उन सबको, जो क्रांतिकारी लोग थे ना, उन सबसे मिलाया, और वो उन भारतीयों में भी क्या करी, उन्होंने राष्ट्रवाद की चेतना जगाई, ठीक है। तो इंग्लैंड में अध्ययन करने गए थे जब वो सावरकर 1906 में इंग्लैंड गए थे, जहाँ उन्होंने अपने कानून की पढ़ाई की और एक विद्यार्थी के रूप में वहाँ के भारतीय समुदाय से संपर्क में आए, स्टूडेंट के रूप में। और सावरकर का मानना था कि विदेशी शिक्षा प्राप्त करके वे भारत की स्वतंत्रता संग्राम को एक नए दृष्टिकोण से नेतृत्व दे सकते हैं। इंग्लैंड में वे भारतीय विद्यार्थियों और युवाओं क्रांतिकारियों के साथ मिले और उन्होंने रणनीति वगैरह बनाई कि कैसे मतलब ब्रिटिश के खिलाफ हमें आंदोलन करना है, ठीक है ना। मतलब विदेशों में भी वो ये विचार बना रहे थे, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में हिंदू स्टूडेंट्स एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की। सावरकर ने इंग्लैंड में भारतीय छात्रों के बीच एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा हिंदू स्टूडेंट एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य था कि भारतीय युवाओं को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार करना, ठीक है। तो ये लोग एकजुट करते थे वहां पे स्वतंत्रता संग्राम के लिए। दूसरा, उन्होंने विदेश में इंडियन सोसाइटी और हिंदू रिवॉल्यूशनरी पार्टी का भी गठन किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना उन्होंने सावरकर ने इंग्लैंड में की थी। क्रांतिकारियों के समूह को एकत्रित करके इंडियन सोसाइटी का गठन किया। वहाँ के जितने भी मतलब इंग्लैंड में भारतीय लोग रहते थे उससे इकट्ठा करके ये संगठन भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक नया काम किया इसने। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश के खिलाफ युवाओं को इकट्ठे करना और उन्हें सशस्त्र ट्रेनिंग देना, प्रेरित करना और क्रांतिकारी रूप से उनको प्रशिक्षित करना, ठीक है। दूसरा था हिंदू रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंग्लैंड में रहते हुए सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सशस्त्र क्रांति को आकार दिया, प्रयास किया। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन हिंदू रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष करना, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना और उनका विरोध करना, किसका, ब्रिटिशों का। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रचार ये विदेशों तक फैला। जब उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लेखन लिखा, तो सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध कृति 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसको कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये उन्होंने लिखी। तो इसमें उन्होंने 1857 की विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला सशस्त्र बताया। इस पुस्तक में सावरकर ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय संघर्ष को बताया, गौरव गान गाए कि जिस किसने इसमें योगदान दिया था, ठीक है ना। तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया। तो सावरकर ने इंग्लैंड में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रचारात्मक फैलाई कि वह कैसे अत्याचार कर रहे हैं, वैध संघर्ष कैसे मतलब भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, जिससे उन्होंने वहाँ के लोगों में क्या जगाई, वहाँ पे जो भी हिंदू लोग रहते थे या जो इंडियन लोग रहते थे उसमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा की, ठीक है। चौथा क्या था कि क्रांतिकारी गतिविधि के लिए धन जुटाना और हथियार की आपूर्ति करते थे वो। हथियारों की आपूर्ति यानी सावरकर ने इंग्लैंड और अन्य देशों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या जुटाया, हथियार जुटाए, क्योंकि वो सशस्त्र संघर्ष में बहुत जोर देते थे, उसके लिए हथियार, बम, गोली बारूद चाहिए। सावरकर का मानना था कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त के लिए संघर्ष अनिवार्य है। इसके लिए उन्होंने विदेशी संस्थानों की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने गुप्त हथियार खरीदे और क्रांतिकारियों को इसका प्रशिक्षण वगैरह भी दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, धन जुटाने का प्रयास किया। सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाने के लिए इंग्लैंड में कई कार्यक्रम आयोजित भी किए, जिसमें उन्होंने फंडिंग ली, नेटवर्क तैयार किया और जितने भी पैसे लगते हैं युद्ध में उसके लिए उन्होंने इकट्ठा करे उसे। पांचवा क्या है, सावरकर का गिरफ्तारी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान। सावरकर की गिरफ्तारी 1909 में सावरकर को इंग्लैंड में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि 1909 में भारत में इंग्लैंड की अधिकारी जो होती है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो वहां से उनको गिरफ्तार करके भारत ले आया जाता है और सेकुलर जेल जो है अंडमान निकोबार उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी वो अपनी 2 पुस्तक लिखते हैं, ठीक है, जिससे वो स्वतंत्रता संग्राम उनका जारी ही रहता है। तो जेल में स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति कैसी थी सावरकर की? सावरकर ने जेल में रहते हुए भी स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति पे विचार करना नहीं छोड़ा। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सशस्त्र संघर्ष, गुप्त संगठन और विदेशी समर्थन के माध्यम से क्या है परिभाषित किया और अपनी 2 पुस्तक में भी बताया था। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि वीर सावरकर का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि विदेशों में भी इस स्वतंत्रता संग्राम को फैलाया उन्होंने। इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय छात्रों के बीच क्या करा, संपर्क किया, गठबंधन बनाया और लोगों को प्रचार किया और बताया कि विदेशी कैसे वो लोग हमारे देश पे कब्जा कर रहे हैं, मतलब शोषण कर रहे हैं, ठीक है ना। और उन्होंने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से क्या करा, उन लोगों को जागृत किया, किसके लिए, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए, ठीक है ना।
तो स्वतंत्रता के इतिहास में अनमोल योगदान के रूप में ये अमर रहेंगे कौन, वीर सावरकर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से यहाँ पे समझ आया हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लाऊंगी मैं, उसमें मैं आपको जो यूनिट नंबर 3 है वहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके आगे का मैं कराऊंगी, ठीक है। इसमें मैंने आपको यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से करा दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो कॉलर को फॉलो करो, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।